डाइट की भी जब हम बात करें ना, स्वास्थ्य हो या बीमारी की बात जब हम करते हैं तो जैसे महाभारत यानी गीता का जो उपदेश है, गीता का उपदेश महाभारत की जो कहानी है, मतलब एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में समेटा नहीं जा सकता है। और अगर एक एक चैप्टर को भी लेकर के अगर 18 दिन में एक अध्याय, 18 अध्याय में अगर उसको बांटा गया और 18 अध्याय में अगर हम उसको समझाने जाते हैं तो उसके बाद भी 18वां अध्याय कंप्लीट होते होते फिर भी कंफ्यूजन और दिमाग में मतलब क्वेश्चन चालू रहता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसा हुआ, कहाँ गलती है, क्या सही है, और हर कोई अपना अपना दिमाग भी वहाँ लगाने लगता है। ठीक वही कंडीशन है आज हमारे हेल्थ की बात करें या हम खाने की बात करें, भोजन की बात करें, और ये दोनों हमारा एक साथ में जुड़ा हुआ है। तो वही कारण भी आज के समय में देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य यानी जिस तरह से महाभारत का ग्रंथ की बात हमने बोला कि इतना लंबा है, उसी तरह से स्वास्थ्य की जानकारी हो या बीमारियों के बारे में डिफिनीशन देना हो, बीमारियों के बारे में आपको बताना हो, वह विषय भी इतना बड़ा है कि तुरंत 2 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको समेटा नहीं जा सकता है। और यही एक बड़ा कारण भी देखने को मिलता है कि बीमारी का सिस्टम हो या खाने पीने का सिस्टम हो, हमारे बॉडी का सिस्टम या ट्रीटमेंट का सिस्टम, ये इतना बड़ा है, इतना लेंथी है कि हम एक साइड से चलते हैं दूसरे साइड तक कंफ्यूज होते जाते हैं। और ये कंफ्यूजन भी लोगों का बड़ा कारण बना हुआ है कि वो हेल्थ में कहीं ना कहीं उस हेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि मैं आज के डेट में देखता हूँ कि एक 70 साल का आदमी, अगर उसको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को शायद ये बात जमेगी नहीं मेरी, लेकिन मैं आज के डेट में ये देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि एक 70 साल का बुजुर्ग डॉक्टर भी अगर हमारे कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे बात करने पे यही समझ में आता है और वो भी यही पूछता है कि आखिर बीमार होने पे खाना क्या है। एक 70 साल का बीमार हुआ डॉक्टर, उसको खाने के बारे में जब आइडिया नहीं है तो एक नॉर्मल आदमी के अंदर तो कंफ्यूजन रहना स्वाभाविक है। तो आज हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं और मैं ये उम्मीद भी रखूँगा कि आप लोग नाश्ता वगैरह करके आए होंगे सुबह से, ताकि मन में खाने की बात जब आती है तो हमेशा इधर ध्यान जाता है। और साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी हम एक आधे पौने घंटे में आपको बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो कुछ आपके काम में आ सकता है, अदर तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं, आज हमारी बॉडी का जो कुछ भी विकास हुआ है, आज जिस कंडीशन में हम पहुँचे हैं, उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो वो हम जिम्मेदार हैं और हमारा भोजन जिम्मेदार है। ना कोई बाजू वाला जिम्मेदार है, ना पड़ोस वाला जिम्मेदार है, ना कोई डॉक्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर जिंदगी भर आपको बीमार रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं यही आपके बॉडी में जा रहा है और यही कहीं ना कहीं बीमारी का भी कारण बनता है और या हमें स्वस्थ रखने का भी कारण बनता है। अब हम कितना खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, हमारा मतलब जो भोजन है वो कितना प्रीमियम फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए। हम कोई कार खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं और उस गाड़ी पे मतलब कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि ये प्रीमियम फ्यूल इसमें डालना है, तो हम कभी भी वही प्रीमियम फ्यूल डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं डालते हैं, ये समझ करके नहीं डालते हैं कि अगर हमने डाला तो गाड़ी तो चलेगी लेकिन हो सकता है माइलेज अच्छा ना मिले, साथ साथ में इसका इंजन कल खराब हो जाएगा। लेकिन हमारी गाड़ी का इंजन जो गॉड ने या नेचर बोलेंगे जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है, हम उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चल पाते हैं। हम टेस्ट के हिसाब से, इंजॉयमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कहीं पार्टी में गए तो वहाँ का एक माहौल के हिसाब से हम कुछ भी अपने इस बॉडी में डाल लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है या सेहत के लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम इसी सब बारे में हम आज से आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। डायबिटीज होने के पहले, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज एक दिन में एकाएक नहीं होती है। डायबिटीज होने में कई साल लग जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल ऐसा पीरियड निकल जाता है और हमें पता नहीं रहता है। और हमें तो पता तब चलता है कि जिस दिन शुगर ज्यादा मात्रा में रहने लगी, ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा रहने लगा और किसी कारणवश हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, जबकि उस समय हम इस अंदाज में भी नहीं गए रहते हैं कि हमें डायबिटीज है।
लेकिन वहां पर मालूम पड़ता है कि आपका तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और डायबिटीज हो गई, ठप्पा लगा दिया गया। और उस समय पेशेंट को भी ये समझ में आता है कि अरे मुझे तो अभी अभी हुई है डायबिटीज, हमें तो अभी मालूम पड़ा है अभी डायबिटीज हुई है, लेकिन उसकी कहानी आज के 10 साल पहले शुरू हो जाती है। और वो किस तरह से शुरू होती है कहानी आपके बॉडी में, हम उसी बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम नॉर्मल तरीके से रहते हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता रहता है, हम ठीक ठाक रहते हैं, तो सबसे पहला हमारा वजन बढ़ना चालू होता है। 25 सालों तक जब भी कोई आदमी, चाहे वो मतलब किसी भी फीमेल हो मेल हो, छोटे से बच्चे से लेकर के हम 25 साल की उम्र तक जब जो कुछ भी हम खाना वगैरह खाते रहते हैं, ये हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूज में होते रहता है। मतलब बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, बॉडी में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आप मैक्स टू मैक्स लोगों को देखेंगे कि वो 25 सालों तक इतना ओबेज नहीं दिखेंगे, उनका पेट बाहर नहीं आया हुआ दिखेगा, या उनके बॉडी में फैट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, वो लगभग स्लिम ही दिखेंगे। कुछ लोगों को छोड़ करके आज के डेट में जो पिज्जा बर्गर और थोड़े से एकदम ज्यादा जंक फूड पे चले गए हैं, वैसे लोगों में आज थोड़ा और जल्दी भी ओबेसिटी दिखने लगती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पीछे के लोगों में आप देखेंगे 25 सालों तक लगभग हमारे बॉडी का ग्रोथ होते रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है, और जो कुछ भी हम कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, गड़बड़ खाते हैं, वो सब हमारे बॉडी में एडजस्ट होते रहता है। उस एडजस्टमेंट के लिए भी हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है, गॉड ने एक सिस्टम को बनाया हुआ है। एक एक बात को हम आगे बताते चलेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान कर रखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे आज भी साइंस या साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, आज भी सिस्टम को समझ ही रहे हैं। आज भी 100% किसी फील्ड में आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे ये अभी निराकरण हो चुका है। कैंसर तक की जांच हो चुकी है, खोज हो चुकी है, अलग अलग बीमारियां रोज मार्केट में आ रही है, लेकिन सोल्यूशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, पीसीओएस, ये सब जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों में भी आप देखेंगे कि बीमारी तो हो गई, बीमारी का नामकरण हो गया, जानकारी हो गई, लेकिन आज तक किसी का सोल्यूशन आज के मॉडर्न सिस्टम में नहीं है। कहीं देखने को मिलता है आप लोगों को? गोली खाते रहो, लाइफ टाइम तक गोलियां खाते हुए, बीमार होते हुए, बीमार रहते हुए चलते रहो, यही मैंने अभी तक देखा है। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने जब देखा कि इस तरह से लोगों की डेथ हो रही है जो 40-45 साल की उम्र के थे, और लोगों में ये सुनने को मिलता था कि कोई बीमारी नहीं है इस बंदे को, वो तो कल तक हेल्दी था, एकदम ठीक ठाक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना हो गया और वो बंदा वापस नहीं आया। तो वहां पर मैंने ये देखा कि आज के समय में, और उसी बीच में ये जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो सिस्टम, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा थोड़ा सा क्रेज हुआ, और मुझे भी लगा कि यार लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। मतलब एक मुझे ये हुआ, पैसा अलग चीज़ है, बट लोगों को इस सब बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि वो क्यों उनकी डेथ हो रही है। उनकी डेथ बाद में क्या होता है कि हम तो ये समझते हैं भगवान को यही मंजूर था, भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बड़ा अच्छा आदमी था, कल तक ठीक था, आज अचानक ऐसा क्यों हो गया। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी के अंदर बॉडी में कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब सरुग्णता बोलते हैं, मतलब कुछ न कुछ अंदर बॉडी में ऐसा चल रहा होता है, वो हमें पता नहीं चलता है। उसको एक सीधे शब्दों में बोले, मियाँ बीबी का खटपट रोज घर में चल रहा है, बाजू वाले को पता नहीं चलता है, और कुछ ज्यादा हो जाता है तो जाके बाजू वाले को पता चलता है। ठीक वही कंडीशन है कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ गड़बड़ चलते रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं। बॉडी हमारा इंडिकेशन भी बीच बीच में देते रहती है, लेकिन वहां भी हम नहीं समझ पाते हैं और बीमारियां अपने आप में बढ़ते रहती है। उसके पीछे भी हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस सिस्टम है। होम्योस्टेसिस सिस्टम कैसा है कि कुछ अभी जैसे रबर है, इलास्टिक नेचर का है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने अभी प्रेस कर दिया और छोड़ दिया तो स्प्रिंग तुरंत फिर फैल जाती है, फिर हमने दोबारा प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, फैल जाती है। लेकिन उसको हम बार बार रोज दबा दबा के छोड़ दिया करेंगे तो देखने को ये मिलेगा कि 2-4-6 महीने के बाद वो स्प्रिंग की जो पावर थी, जो उसका जो मतलब इलास्टिसिटी बोले उस रबर की, या उसकी जो स्ट्रेंथ थी, वो कम हो जाती है। बाद में वो स्प्रिंग को छोड़ दिया हमने तो पता लगा स्प्रिंग वैसे ही पड़ी हुई है।
तो हमारा जब बॉडी का सिस्टम शुरुआत में जब हम हेल्दी रहते हैं तो हमारे बॉडी का सिस्टम भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस एक मेडिकल वर्ड में आएगा, थोड़ा सा आपको बात नहीं समझाएगा, फिर भी मैं रबर के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं हम उसको रोज पंच दे रहे होते हैं। पंच की जब बात आती है तो हमारे खाने में हम रोज खा रहे हैं, रोज का हमारा जो खाना है उस खाने में क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा है, इसका हमें जानकारी न होने की वजह से इसके मतलब डीप में हमें कुछ पता नहीं रहता है। और हम तो रोज का जो खा रहे होते हैं और बोलते हैं भाई पीछे से लेकर के बाप दादे के टाइम से हम खाते चले आ रहे हैं और वो नहीं बीमार हुए, आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की बातें मतलब ये सब बातें फिर धीरे धीरे दिमाग में आते रहती है। तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हुए बॉडी मतलब आपको अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 तक रहता है तो उसको नॉर्मल बताया जाता है। 140 से 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो वो एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे आज 140 पर आया, कुछ दिन 6 महीना 1 साल वो 150 और 160 पर चलता है। इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है और बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हुए खींचते रहती है, मतलब चलते रहती, झेलते रहती है। और एक लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट जब हम चले जाते हैं तब जाकर के बॉडी सिम्टम्स देती है। आज आप हार्ट अटैक से लेकर के किडनी के प्रॉब्लम को आप देखेंगे, जिनको भी फर्स्ट टाइम कोई सिम्टम्स देखने को मिलता है उस समय उनके बॉडी में 80% डैमेज हो चुका रहता है। अटैक आज आया है, उसके पहले बॉडी में 80% ब्लॉकेज सालों से लगा हुआ है और हो चुका है। आज अटैक आया इसका मतलब आज ब्लॉकेज हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज 10 साल से बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी एडजस्ट करते रहती है। शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और अलग अलग ढंग से हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, बट हम कभी उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और जब तक अचानक से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है तब तक हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो मेरा बताने का मीनिंग ये है कि हमारी बॉडी गॉड गिफ्टेड या नेचर गिफ्टेड बोल सकते हैं कि हर हाल में एडजस्ट करते रहती है और उस कंडीशन में हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हुए हमारी बॉडी चलती है और हम काफ़ी समय तक कोमॉर्बिड कंडीशन में रहते हैं। और उस समय कोमॉर्बिड कंडीशन में जब कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया तो वो बीमारी अग्रवेट कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है फटाक से। मतलब ये समझ लीजिए कि एक जंगल में थोड़ा सा आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, आग लगी है और थोड़ा सा आंधी का झोंका आ गया और आंधी का झोंका आते ही वो आग पूरा फैल गई। सेम कंडीशन उस कोरोना पीरियड में मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि उनको अचानक कोरोना हुआ। और ये कुछ लोग ऐसे भी देखने को आपको मिले होंगे कि कोरोना का कितना भी उनको असर मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एकदम मस्त थे। उसके भी पीछे साइंस है, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कोमॉर्बिड कंडीशन में नहीं थे, वो नेचर के ज़्यादा कांटेक्ट में थे, उनकी बॉडी में मतलब स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर थी, उसको उनकी बॉडी ने झेला अच्छे से और वो कुछ नहीं हुआ, उनको एकदम अच्छे से रिकवर हो गए। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब जो ओबेसिटी, मोटापा। मैंने बोला कि जब पहली बार हमें मोटापा की तरफ हम जाने लगते हैं उससे दिन से आज हर किसी मोटे आदमी को अगर देखेंगे जिसका थोड़ा भी पेट बाहर की तरफ आ चुका है, फैट थोड़े थोड़े डिपॉजिट होने चालू हो गए हैं, 30, 35, 40 साल का इंसान है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, हेल्दी हूँ। लेकिन ये फैट क्यों डिपॉजिट होता है इस बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। आज जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं, हम सब उसके पहले हम अपनी बॉडी के बारे में बात करेंगे। आपके बॉडी के बारे में आपको क्या आइडिया है, कुछ बताएंगे आप? आपके बॉडी में, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, मतलब बॉडी किस चीज की बनी हुई है, थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठिए, आप बताएंगे मैडम। वाटर, ब्लड, ऑर्गन्स है बॉडी में, ऑर्गन्स है, वेरी गुड, बोलिए मैडम। बोन्स, गुड, सही बोला। अब फूड में जो हम फूड लेते हैं इसमें क्या है? वेरी गुड। हमारे बॉडी में भी सेम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात आती है। हमारी जो मसल्स है, ये मसल्स प्रोटीन की बनी हुई है। जब हम कभी जिम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको थोड़ा प्रोटीन लेना चाहिए, मसल्स बनाना है तो प्रोटीन पाउडर देते हैं। हमारे देखिए, हमें दो चीज़ों को केवल समझना है, हमारे बॉडी के कंपोजिशन को समझना है, हम फूड के कंपोजिशन को समझना है। जब भी हम फूड को एज ए मेडिसिन यूज करने की सलाह देते हैं, यूज करने की बात करते हैं,
तो वहाँ पर जब हम बॉडी के कंपोजिशंस को और फूड के कंपोजिशंस को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर हम कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे। फिर बातें वही हो जाएंगी, कहाँ सुनी बाबा जी वाली बातें, उन्होंने ऐसा बोला था, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अल्टीमेटली हम ना ज़्यादा दिन उस सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं और ना हम कर पाते हैं और ना रिजल्ट मिलता है। तो आपको फूड को क्यों फॉलो करना है और उस बॉडी के सिस्टम को जब आप समझेंगे, आज हमारे बॉडी में जो कुछ भी बना हुआ है उसमें 70% वाटर है। ऐसा मैडम ने बोला, वाटर से बना हुआ है हमारा बॉडी का मैक्स टू मैक्स पार्ट जो है वाटर इसमें है। 70% वाटर है। ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं जितनी बात बोलूंगा अभी आपको साइंस के हिसाब से अभी बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों का थोड़ा भी साइंस से बैकग्राउंड रहेगा तो ज्यादा बात अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज फिर भी मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसमें 70% वाटर है, बचा जो 30% 5% मिनरल से बना हुआ है। मतलब हड्डियों की जब बात आती है, मिनरल्स की बात आती है, तो ये केवल 5% है। इस हड्डियों के अंदर भी वाटर का कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ में फिर ब्लड की बात आती है तो ब्लड में भी वाटर है, ब्लड का मैक्स टू मैक्स पार्ट वाटर है। उसके बाद जो मसल्स की बात आती है तो मसल्स में आप देखेंगे ये मसल्स टोटल हमारे प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और कुछ फैट। अब हम चलते हैं सेल के ऊपर। सेल के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? मैं जो सेल वर्ड बोल रहा हूँ क्या है? सेल बोले तो हमारे जब हम कोई मकान बनाते हैं, जब कोई मकान बनाते हैं तो बहुत एकदम लॉजिक को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत मतलब आपको आपके बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, भले थोड़ा सा पीरियड ज्यादा चला जाएगा चलेगा। तो जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान में एक एक ईंट लगती है, एक एक ईंट से वो मकान बनता है। और अब ईंट के अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ उसके मटेरियल्स को मिला डाल करके हम ईंट बनाते हैं। तो एक एक ईंट से हमारा मकान बनता है। सेम उसी कंडीशन में आपको यहाँ पर तुलना करना है कि आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, साइंस के हिसाब से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को शुरुआत में 10वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। और एक एक सेल से हमारे बॉडी जो अगर बनी हुई है, ये जितनी भी चीज़ों को मैं बताऊंगा, आप गूगल में भी जाकर के आपके लिए होमवर्क रहेगा, फूड फॉर थॉट रहेगा, आप चेक करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी है। मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स मोर देन 30 ट्रिलियन सेल मिल करके हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एक एक सेल की जो यूनिट है वो इतनी छोटी है, 1000 टाइम्स छोटी। मतलब एक सेल को नंगी आंख से हम देख नहीं सकते। और उस एक सेल के अंदर इतने ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम्स, ये सब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतने अलग अलग उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका की अलग अलग फंक्शन है। तो सेल का जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे और समझेंगे उसको, तो सेल का जो पहले आउटर लेयर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। मतलब एक एक सेल का जब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप देखने जाएंगे तो वो सेल प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी हुई है। कहीं भी सेल के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का कहीं पार्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहीं भी हमारे सेलुलर लेवल पर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में उसका कहीं भी रोल नहीं देखने को मिलेगा। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? अब बात आती है कि फिर ग्लूकोज, बताया जाता है हमें कि ग्लूकोज नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो बात तो सही है, ग्लूकोज हम खाते हैं, वो एनर्जी के रूप में हमें एनर्जी देता है, लेकिन उसकी भी लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जितना खाएं और हमें एनर्जी देते रहेगा। तो इन सब बातों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लूकोज हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जरूरत है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। हम जितना रोज खा रहे होते हैं, हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं अभी, हम हेल्दी होते हुए भी ग्लूकोज का जो ज्यादा इंटेक करते हैं, यानी कार्ब रिच फूड खाते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में मतलब डिसबैलेंस की कंडीशन लाता है। अब एक एक सेल मिल करके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू के बारे में, टिश्यू समझ रहे हैं ना, टिश्यू में जो बोल रहा हूँ, टिश्यू से मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। मसल्स जो है अलग अलग, आपको टिश्यू को और सेल्स को समझना वैसे है कि एक एक ईंट से मिलकर के एक दीवार बन गई, एक ये जो स्टेयरकेस का पोर्शन बन गया। अलग अलग पार्ट्स को आप रिलेट करिए। वैसे ही हर, अभी किडनी की बात करेंगे तो किडनी का जो ऑर्गन सिस्टम है पूरा, उसके अंदर वो एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है।
और एक एक सेल का उतना ही इम्पोर्टेंस है हर मतलब पूरे सिस्टम में। और हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं ये सब कुछ ब्लड में जाता है और ब्लड पूरे बॉडी में, यहाँ नाखून तक भी ब्लड का सर्कुलेशन चालू है। बॉडी ने, नेचर ने इतने अच्छे ढंग से डिजाइन किया हुआ है, जो कैपिलरी बोलते हैं हम, इतनी बारीक कैपिलरी होती है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, इतनी बारीक बारीक कैपिलरी होती है, उसके अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा होता है। और ब्लड फ्लो हो रहा है उतनी बात नहीं, ब्लड जब आप कभी टेस्ट कराते हैं, जितने सारे टेस्ट आज के डेट में मार्केट में किए जाते हैं ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, वो सभी ब्लड से किए जाते हैं। इतने मटेरियल, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स है, मेडिसिन है, कुछ भी जो कुछ टेस्ट किया जाता है ब्लड निकाल करके, सैंपल दे करके हम टेस्ट करते हैं। इतनी सारी चीजें ब्लड में घूम रही होती है और बॉडी को जहां जिस चीज की जरूरत होती है बॉडी अपने हिसाब से, वो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम बॉडी का है कि वो अपने हिसाब से ले लेता है। हमारे दांत में, मसूड़े में अगर सूजन हो जाती है, ब्लड आने लगता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन सी की कमी हो गई, आपको स्कर्वी हो गई, या मतलब ये जो ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम हो गया, वहां पर आपको विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है या विटामिन सी वाले फूड्स देने को बोला जाता है। तो विटामिन सी हमने लिया, ये हम लिया तो हम डायरेक्ट गम को डायरेक्ट ऐसा नहीं जाता है, हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लड से होते हुए वो पूरे सिस्टम में घूम रहा होता है। आपको दर्द घुटने में होती है, आप गोली खाते हैं, वो गोली पूरे ब्लड में सर्कुलेट करती है, लेकिन उसका एक्शन वहीं जा करके होता है। मतलब मेरा बताना केवल ये है कि बॉडी का जो सिस्टम इतना इंटेलिजेंस ढंग से बनाया हुआ है, वो उस हिसाब से उसको अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरत की चीजों को लेता है। और हम क्या करते हैं, हम तो खाने के लिए जब बैठ गए तो जो कुछ भी लिए क्या नहीं, उसका कभी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जानकारी भी नहीं रहती है। तो आज हम इसीलिए हम फूड और बॉडी को रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो भोजन है, अब भोजन को हम देखते हैं, हम सुबह से शाम रोज भी, अभी तक क्या रोज खाते रहते हैं? आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है, वेरी गुड। वेजिटेरियन लोगों का भी खाना अगर आप देखेंगे तो कहने के लिए वेजिटेरियन देखने को मिलते हैं लोग। मेरे शब्दों में मैं ये बोलता हूँ कि आप वेजिटेरियन नहीं हो, वेजिटेरियन का हो मतलब ही हो गया कि आपके खाने में मैक्स टू मैक्स वेजिटेबल होना चाहिए, देन यू आर द वेजिटेरियन। अदरवाइज आज केवल और केवल आप ग्रेन खा रहे हो, यू आर द ग्रेनेटेरियन। आप ग्रेन खा रहे हो, अधिक से अधिक आप रोटी चावल खाते हुए, दाल, ये तीनों ग्रेन में आ गया, चावल दाल और रोटी, ये तीनों ग्रेन में हो गया। उसके साथ हम भाजी अगर कोई खा रहे होते हैं तो थोड़ी सी, बहुत लिमिटेड मात्रा में, फिर उसमें भी ये भाजी अच्छी नहीं, वो भाजी अच्छी नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कीजिए आप लोग कि जो कुछ भी हम ये ग्रेन खा रहे होते हैं, इस ग्रेन का कंपोनेंट क्या है? इस ग्रेन का कंपोनेंट कुछ बताएंगे आप लोग? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे शुगर है। कार्बोहाइड्रेट की जब भी हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ये बात दिमाग में पकड़ के चलिए आप लोग। हम क्या है, केवल शुगर, शक्कर नहीं खाना है, यही समझकर चलते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी जो खा रहे हैं हम, गेहूं जो खा रहे हैं, अब ये मैं आप गूगल में चेक कीजिएगा कि व्हीट का कंपोनेंट क्या है, राइस का कंपोनेंट क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। तो आप जितने भी ग्रेन खा रहे हैं उस ग्रेन में आप चेक करेंगे, मैक्स टू मैक्स 70% अप टू 80% आपके रोज के जो फूड है उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। आप प्रोटीन कितना खाते हो? प्रोटीन के नाम पर हम दाल खाते हैं, उस दाल में कितनी प्रोटीन है वो भी चेक करेंगे आप, तो पता लगेगा कि व्हीट में अगर प्रोटीन का परसेंटेज कम है तो व्हीट की अपेक्षा पल्स में थोड़ा सा 10% ज्यादा हो गया। मतलब अगर 100 ग्राम की दाल में 20% भी अगर प्रोटीन है तो हम दाल खाते कितना है? 100 ग्राम की दाल में शायद 5 जन खा लेंगे, अगर मतलब सूखी दाल की बात करें हम। तो जब हम 100 ग्राम, कंटेंट्स तो उसी हिसाब से निकाला जाता है ना, 100 ग्राम सूखी दाल में वहां पर भी 60% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 20% 25% प्रोटीन मिलेगा। तो उस 20% 25% के प्रोटीन में हम अगर 20 ग्राम दाल खा रहे हैं, 25 ग्राम दाल खा रहे हैं, और एक दिन में कितना दाल खाते हैं, तो हमारे बॉडी को प्रोटीन गया कितना? मतलब 60 केजी का अगर किसी का वेट है तो 60 ग्राम उसको पर डे दिन भर में प्रोटीन का इंटेक लेना जरूरी है। ये जरूरी में आता है, कम से कम की बात की जाती है। मतलब आप और ज्यादा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे भोजन में जो कुछ भी हम रोज खा रहे होते हैं इसमें मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है।
कार्बोहाइड्रेट, अब ये आप खुद भी देखेंगे, मतलब खुद अपना गूगल में चेक करके, आपके लिए फूड फॉर थॉट है और स्टडी का मतलब विषय है। क्योंकि देखिए, मैं आऊँ बता के चला जाऊँ और आप उसको जब डीप तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि जो ग्लूकोज है, हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद पेट में गया, पेट में डाइजेस्ट होने के बाद, खाने के बाद जैसे बताया जाता है ना कि फैट नहीं खाना चाहिए। आज के समय में फैट फोबिक माहौल में हर कोई जी रहा है और हर मोटे आदमी के पास जाकर के आप पूछिए कि वो रोज कितना फैट खा रहा है। फैट तो हम नहीं खा रहे हैं, उसके बावजूद भी फैटी होते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मोटे होते जा रहे हैं। इसी कारण को आज हमें समझना है। इतना भी आपने समझा तो आज का मेरा ये टॉपिक, आपका मेरा लेक्चर, मेरा टाइम जो है, मुझे लगेगा कि मतलब आप लोगों ने यूज किया। तो हम फैटी क्यों होते जा रहे हैं, फैट फोबिक माहौल क्यों है, तो फैट फोबिक माहौल क्यों है उस पर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा खाली आपको बॉडी से रिलेट करके बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सब कुछ प्रोटीन और फैट से बना हुआ है, लेकिन आज हमें फैट से डराया जाता है और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें दिया जाता है। जब आज के 50-60 साल पहले मार्केट में जो है इंडस्ट्री आई, फूड इंडस्ट्री, इन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को इतना प्रमोट किया एनर्जी बेस को लेकर के कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी और ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। आज आपको जितने ड्रिंक्स मिलते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी की बात करते हैं, उसमें माल्टोज बेस्ड ड्रिंक मिलेंगे जो कि तुरंत आपको एनर्जी देने की बात की जाती है और देते भी है एनर्जी, हर हम उसे वही समझ करके लेते भी रहते हैं, लेकिन वो एनर्जी इंस्टेंट किस हिसाब से देता है उसको हम समझेंगे। हम जो कुछ भी कार्ब रिच फूड खाते हैं, और दूसरी बात की जब फैट की बात करते हैं तो फैट हमने खाया और जा करके डायरेक्ट यहाँ चिपक नहीं जाता है, कहीं भी वो फैट डायरेक्ट नहीं चिपकता है। जो कुछ भी हम प्रोटीन और फैट या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्टमक में जाने के बाद वहां से डाइजेस्ट होकर के उसके स्मॉलेस्ट यूनिट में, कार्बोहाइड्रेट की भी जब हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार का होता है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है कि वो स्लो रिलीज होता है, इसलिए कुछ लोग ये बोल देते हैं कि मोटा अनाज खाओ जिसमें ज्वार बाजरा ये सब आ जाता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो रिलीज थोड़ा सा लेट होता है उसका। मतलब आप उसके अंदर की शक्कर और जो डायरेक्ट व्हीट की शक्कर है, व्हीट की शक्कर अगर 1.5 घंटे में पहुंच गई आपके ब्लड में, तो उस बाजरे जवार की शक्कर 2 घंटे में पहुंचेगी। फर्क बस इतना ही है, वहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बट कार्बोहाइड्रेट की बात अगर करें तो व्हीट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उस अनाज के अंदर है जिसे आज आपको मल्टीग्रेन के नाम पर खाने को बोला जाता है, और हम खाते भी हैं और हम ये समझते हैं कि हम तो अच्छा अनाज खा रहे हैं। जहां तक हम डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो डायबिटीज वाले को देखता हूँ मैं कि वो इस तरह से अनाज खाते रहते हैं, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। उसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे होते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड्स, ये 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स साइंस के हिसाब से होते हैं। मोनोसेकेराइड्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, सिंगल यूनिट का कार्बोहाइड्रेट। सिंगल यूनिट का कार्बोहाइड्रेट मतलब वो ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ये ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे वो डाइजेस्ट होने के बाद पेट में जाकर के, पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो कैंची के जैसा उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में ही तोड़ने के बाद ब्लड में भेजते हैं। ये बात को पकड़िएगा। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में जाएगा। अब हमने 50 ग्राम खाया तो 50 ग्राम की जितनी भी शुगर है वो ब्लड में उसी टाइम में जाएगी। अब वहां पे थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि इसकी स्पीड, जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा होता है कि ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचने की स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। तो हर अनाज का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है। ये एक इंडेक्सिंग की गई है मतलब सभी फूड्स की। तो इससे आपको ये समझना है कि जिसका इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है वो गाड़ी 70 की स्पीड में जाएगी, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 है वो 20 की स्पीड में जाएगा। तो यहाँ पर 20 का स्पीड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा सा रिलेट करके समझिए। तो अगर हमारा व्हीट हमने खाया तो व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी ग्लूकोज 2 घंटे में चली जाएगी। अब वो ग्लूकोज, अगर आपने 200 ग्राम ग्लूकोज वाला खाना खाया या 50 ग्राम का ग्लूकोज वाला खाना खाया, तो आपकी बॉडी ऐसा नहीं समझती है
कि भाई ये रमेश भाई हैं, इन्होंने 50 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, और ये मुकेश अंबानी भाई हैं, इन्होंने 200 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, इनका ग्लूकोज मैं रोक के रखता हूँ, 2 घंटे बाद ब्लड में भेजूंगा। बॉडी ऐसा करने वाली है क्या? सबकी बॉडी एक ही सिस्टम से काम करती है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, डाइजेशन का सिस्टम एक ही तरीके से चलता है। तो इस बात को यहाँ समझने की जरूरत है कि आपने 100 ग्राम ग्लूकोज खाया या 200 ग्राम ग्लूकोज खाया, हमने 4 चपाती खाया या 8 चपाती खाया, उस कंडीशन में उसकी जो कुछ भी ग्लूकोज है वो 2 घंटे के अंदर पूरी अपनी जो है मौजूदगी ब्लड में दिखा देगी। बात आ रही है समझ में? आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के समझिएगा, इसके पीछे लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा आपको। 2 घंटे के बाद ही क्यों किया जाता है कि हमने कम खाया ज्यादा खाया, जो कुछ भी खाया 2 घंटे में उसका पीक लेवल आ जाएगा, मैक्सिमम मालूम पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम भी जो टेस्ट करने का है, जिस दिन टेस्ट कराता है डायबिटीज वाला मरीज, उस दिन बड़ा हिसाब से खाता है, बाकी दिन रोज दबा के खाता है, उस दिन हिसाब से खाया रहता है। तो कम खाया आपने और उस दिन रिपोर्ट कम आती है तो हम अपने आप को काले टाइट करते हैं, ठीक है एकदम बढ़िया है, लेकिन वहां पे भी ये दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सिस्टम से उस दिन सबसे ज्यादा खिला करके चेक करोगे कितना ज्यादा बढ़ रही है, उसके बाद रोज कम करोगे, इतना ज्यादा के बाद भी इतनी आई है तो थोड़ा कम खाएंगे हम तो मेंटेन रहेगी। तो यही सब चीजें हम समझाते हैं जब खाने की बात आती है। तो अब देखिए यहाँ पर जब ब्लड में हमारा शुगर चला गया, अब इस ब्लड में शुगर को जाने के बाद एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको, इसके बारे में है कुछ आइडिया? आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, बुरा नहीं मानना आप लोग, एक डिस्कशन ताकि हमारी बात आपको पूरी मतलब हम कन्विंस कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर पता क्या लगेगा कि अब बैठे हो सुन रहे हो और फिर क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी पावर हाउस। सर सही बोल रहा हूँ? थोड़ा कुछ नॉलेज पहले से कुछ पढ़ाई के टाइम में ध्यान में आएगा, पूरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब हमारा कोई भी फूड जब तक सेलुलर लेवल पर नहीं पहुंचता है तब तक वो, और माइटोकॉन्ड्रिया एक मतलब एक पावर हाउस है, उसके अंदर वो समझ लीजिए कोई एक भट्टी है, उसके अंदर जब वो जलेगा तब हमें एनर्जी देगा। और हमारा खाया हुआ फूड जब तक माइटोकॉन्ड्रियल लेवल तक नहीं पहुंचता है, सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो बर्न नहीं होता है, तब तक एटीपी फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलती है। फिर आप चाहे जितना खाते जाओ, आप खा करके मोटे होते जाओगे, लेकिन आप एनर्जेटिक फील तभी करोगे जब माइटोकॉन्ड्रियल लेवल तक आपका जो है फूड सफिशिएंट मात्रा में एटीपी फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में आप कुछ भी खाइए लेकिन आपको एनर्जेटिक आप फील अपने आप को नहीं कर पाओगे। इसलिए एक कारण भी देखने को मिलता है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज तो भरपूर पड़ा है, और ग्लूकोज जब भरपूर पड़ा है और वो एनर्जी का सोर्स भी है, तो फिर उसको तो एकदम घोड़े के जैसा ताकत होनी चाहिए, उसका एकदम एनर्जी लेवल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा थका हुआ वही पेशेंट देखने को मिलता है। Am I right, मैडम? तो ये सब बातों को यहाँ समझते हुए हम आगे एक तो अब देखिए, अब जब ब्लड में आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर के चले गया, देखिए कैसा है कि थोड़ा सा ट्रैक इधर से उधर आते जाते रहेगा समझाने के लिए, मतलब मेरा ट्रैक पे हम चेंज करते रहेंगे ट्रैक अपना, बट फिर घूम फिर के आ जाएंगे। अब ब्लड हमने खाना खाया, केवल हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की, ये डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद सेलुलर लेवल तक पहुंचाने के लिए वो अपने आप नहीं जाता है, ये इतना बदमाश है ग्लूकोज, ये डायरेक्ट सेल तक नहीं जाता है। उसको क्या चाहिए बताइए आप लोग, कैसे जाएगा सेल तक? बेटा इंसुलिन, आपका इंसुलिन कम है इसलिए ग्लूकोज सेल तक नहीं जा रहा है और ब्लड में बढ़ रहा है, बस इतना सिंपल सा फंडा है। अब इंसुलिन जो है जब ग्लूकोज ब्लड में जाता है, उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा देता है, हर एक सेल तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बंदे को एनर्जी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो इंटेक है, हमें एनर्जी मान लेते हैं कैलोरी की, जब हम बात करते हैं तो कैलोरी, आज जो कैलोरी वाला फंडा है, उस कैलोरी वाले फंडे को थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे कि केवल और केवल कैलोरी की, आज जो भी फूड हमें दिया जाता है मार्केट में, हमेशा अभी जिम में जाते हैं तो हमें कैलोरी बेस की बात मतलब बताई जाती है, कैलोरी इंटेक को कम कर दो, कैलोरी इधर बर्न कर लो और आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है।
तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट के फंडे को यहाँ पे थोड़ा समझना है। हमारा जो फूड है केवल और केवल कैलोरी के लिए कैलोरी बेस पे डिपेंड नहीं है। कैलोरी का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, अभी आप ठंडी जगहों पे चले गए जहां पर 8 डिग्री 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, उस जगह पर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 ये जो फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है ये आपका बॉडी मेंटेन करती है। यहाँ पर भी हमने अभी जो एक वर्ड बोला होम्योस्टेसिस। अभी आप ठंडी जगहों पे जाएंगे, बॉडी के जो सेल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब एक रोवे खड़े हो जाते हैं। ठंडी मतलब बॉडी ऐसा मतलब एडजस्ट करती है कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे। आप वहां पर टेम्परेचर भले 8 डिग्री बाहर है लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर सेम मेंटेन रहता है। गर्मी के सीजन में आप देखेंगे कि पसीना होने लगता है बॉडी से, और वहां बाहर का टेम्परेचर भले कितना भी होने दो लेकिन बॉडी कोशिश करती है कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की। ज्यादा पसीना होगा, ज्यादा मतलब उस तरह का मतलब जो भी बॉडी का सिस्टम है अपने तरीके से वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। तो इतना आप रिलेट कीजिए यहाँ पे। तो हमारा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है ये हमेशा काम करते रहता है। तो हमें जो एनर्जी की जरूरत है, जिस एनर्जी की बात करते हैं जिसे हम कैलोरी के वर्डों में बोलते हैं, तो कैलोरी की जरूरत हमें उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत है। अब 500 कैलोरी और 1500 कैलोरी और 2500 कैलोरी ये कैलोरी का फंडा एकदम गलत है मेरे शब्दों में। मैं उसको भी आगे आपको समझाऊंगा। अगर जो लोग 2000 कैलोरी का रोज इंटेक कर रहे होते हैं और उनकी बॉडी का वेट 80 कीजिए, इसको थोड़ा समझिए, और उनको अगर बता दिया जाता है कि आप 400 कैलोरी कम कर दीजिए, मैं 450 की बात करता हूँ, 200 कैलोरी उन्होंने खाने से कम कर दिया, जहाँ पे हम डाइट प्लान देते हैं। तो डाइट प्लान देने के टाइम उनको 200 खाने में कम कर दिया गया, बता दिया गया इतना ही रोज खाना है माफ करके, और 200 कैलोरी आप एक्सरसाइज करके बर्न कर लो। तो 450 कैलोरी आप बर्न करते हो एक दिन में, और आप एक दिन में जब 450 कैलोरी बर्न करते हो तो 450 कैलोरी का मतलब हो गया कि 1 ग्राम फैट जो है 9 कैलोरी एनर्जी देता है। शायद ये सब चीजें आपको नहीं आइडिया होगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम फैट जो है ये 9 कैलोरी देता है। तो अगर हमने 450 कैलोरी बर्न कर लिया तो 450 कैलोरी बर्न करने के लिए अगर 9 कैलोरी से 1 ग्राम बर्न हुआ तो 450 कैलोरी बर्न करने में कितना फैट बर्न हुआ हमारा? 50 ग्राम। समझिए, तो 50 ग्राम फैट हमने 450 कैलोरी कम कर लिया, चाहे वो आइदर वो डाइट से हो या एक्सरसाइज से हो। तो 450 ग्राम कैलोरी कम होने के बाद 50 ग्राम वेट हम कम करने लगते हैं। इस तरह से हम 20 दिन में कितना वेट कम करते हैं? 1 किलो। खाली इतने सिंपल फंडे को समझिए। 20 दिन में हम 1 किलो वजन कम करते हैं, और 1 किलो वजन कम करने में 20 दिन लगा। अगर हम सेम कांस्टेंट डाइट को फॉलो करते चले जाते हैं तो लगभग 4 साल जाएगा, और 4 साल के अंदर वो 80 किलो की बॉडी कंप्लीटली डिसअपियर हो जानी चाहिए, अगर एनर्जी और कैलोरी का फंडा अगर रियल में काम कर रहा होता है तो। आ रही बात समझ में? मतलब हमने उसी बेस उतने ही डाइट को मेंटेन किया। हम काउंट करके 1800 कैलोरी मतलब 1600 कैलोरी मेंटेन कर रहे हैं, 400-450 हमने कम कर लिया इधर फूड से या रोज एक्सरसाइज करके। 4 साल वो बंदा रोज रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, 200 उधर से कैलोरी कम कर दिया, 200 कैलोरी इधर से कम कर लिया, रोज अगर 50 ग्राम वजन कम हो रहा है तो मेरे शब्दों में लगभग 1600 दिन के अंदर 80 किलो वजन खत्म हो जाना चाहिए, बॉडी में कुछ वजन ही नहीं रहना चाहिए, मतलब उसकी बॉडी कंप्लीटली डिसअपियर हो जानी चाहिए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि 2-4 महीने के बाद उसका जो वजन कम हुआ है वो कम हुआ, उसके बाद वो कम नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कैलोरी वाला फंडा डाइट वही चालू होते हुए भी नहीं कम होता है वजन। तो इसलिए केवल और केवल कैलोरी बेस को हम पकड़ कर चलेंगे तो ये सिस्टम हमें काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बॉडी के सेलुलर लेवल का परसेप्शन जो है चेंज हो जाता है। बॉडी के सेलुलर लेवल तक हर एक्टिविटी, आपके बॉडी की हर एक्टिविटी सेलुलर लेवल पर चल रही है। सेलुलर लेवल पे जो हमने बताया अभी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन अगर आपके बॉडी में है, अब तक वो अगर काम नहीं कर रहा है अच्छे से तो एनर्जी लेवल आपका अच्छे से नहीं रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक भट्टी है जो आपके हर सेल के अंदर, वहां पर वो आपका फूड का लिया हुआ जो मतलब चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, जब तक वहां पर वो बर्न नहीं होता है आपको एनर्जी नहीं देगा। हमारे बॉडी में कंटिन्यू ग्रोथ, रीजनरेशन, जिसको हम बोलते हैं तोड़फोड़ और रिपेयर की प्रक्रिया।
आप एक मकान बना लेते हो, उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, देख रेख की जरूरत पड़ती है, रख रखाव की जरूरत पड़ती है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा फूड अगर केवल और केवल एनर्जी पर्पज से हम अगर देखेंगे तो वो कि उस पर्पज से हमें हमारा नजरिया चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में रोज नाखून बढ़ रहे हैं, रोज बाल बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है हमें। हमारे बॉडी में ये हमें बताया जाता है, अगर आपको कुछ आइडिया होगा, ब्लड सेल्स 40 डेज के 120 डेज में चेंज हो जाते हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। ये कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। स्किन हमारी, ये मैं जो कुछ भी बोलूंगा ये सब पूरे साइंस बेस पर है। आप सब चीजों को गूगल में चेक कर सकते हैं। आज गूगल सबकी कुंडली लेकर के बैठा है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वहां से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। हमारे स्किन भी रोज, आप कभी सुने होंगे लीवर अगर छोटा सा इतना टुकड़ा भी लीवर का छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों में रीजनरेट होकर के बड़ा लीवर बन जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सेम कंडीशन लीवर ट्रांसप्लांट में वही करते हैं। तो हमारे बॉडी में कंटिन्यू डेली बेस पर रीजनरेशन की प्रक्रिया, नाखून रोज बढ़ रहे हैं, बाल रोज बढ़ रहे हैं, एक स्किन, आज आपको यहाँ चोट लगती है, कट जाता है, बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल प्रोसेस है, वहां पर हीलिंग प्रोसेस होते रहती है और वो हीलिंग होकर के चमड़े जो है स्किन निकल जाती है, कुछ दिनों के बाद दूसरी स्किन आती है। ये स्किन भी हर बॉडी का सेल्स, जो जितने 30 ट्रिलियन सेल हमारे बॉडी में है, ये रोज कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। उस नए सेल्स को रीजनरेट होने के लिए, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, उस घाव को भरने के लिए बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है वो काम करते रहता है। वहां गोली कुछ काम नहीं करती है। आपका नेचुरल प्रोसेस अगर काम नहीं कर रहा होता है तो गोली केवल सपोर्ट करती है, दर्द कम हो गया, दर्द के लिए मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन नेचुरल प्रोसेस, आपका ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला करते हैं कि आपका मतलब हीलिंग कितनी अच्छे से, आपका हीलिंग बॉडी कितना है उसको एक्सेप्ट कर रही है, बॉडी हीलिंग मतलब बॉडी रिस्पांस कैसा दे रही है, उसके ऊपर आगे का जो है डिपेंड करेगा रिजल्ट। आप कभी सुने होंगे, हमने ऑपरेशन कर दिया, ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, उसकी बॉडी कितना हलचल दे रही है, कितना रिस्पांस दे रही है, उसके ऊपर आगे की रिकवरी डिपेंड करती है। तो ये सब चीजें जितनी भी है नेचुरल सिस्टम है हमारे बॉडी का। तो जब तक हम नेचर को नहीं समझ करके चलेंगे, बॉडी के नेचुरल सिस्टम को नहीं समझ कर चलेंगे, केवल और केवल फूड को केवल और केवल एनर्जी पॉइंट से देखेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डैमेजिंग इफेक्ट करेगा। अब हम इसके आगे का स्टेप पे चलते हैं। ब्लड में ग्लूकोज चला गया, अब उस ग्लूकोज को इंसुलिन आएगा तभी सेल तक जाएगा। अब इंसुलिन टेक होने के बाद जो कार्ब रिच फूड हमने खाया, चावल दाल रोटी भाजी जो कुछ भी खाया, उसके अंदर की जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट का जब भी हम नाम लेंगे तो आप समझिएगा कि ग्लूकोज की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज है। फिर हम प्रोटीन और फैट पे भी चलते हैं थोड़ा सा। तो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में चला गया, उस ब्लड में जाने के बाद आप लोग जो कुछ भी नॉर्मल कंडीशन में हम रहते हैं, हम अभी ब्लड टेस्ट कराए, डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड शुगर 140 के नीचे है, यू आर हेल्दी पर्सन, आपको डायबिटीज नहीं है। मतलब यहाँ समझिए, हमने 50 ग्राम खाया या 100 ग्राम खाया या 200 ग्राम खाया, हमने 8 रसगुल्ला खाया या 12 रसगुल्ला खाया, हमारी बॉडी ने जो है उसको 140 पे लाके रख दिया 2 घंटे के बाद। बात समझिए, ये कब होता है? जब हम हेल्दी रहते हैं। जब हम हेल्दी रहते हैं, हम किसी भी कोमॉर्बिड कंडीशन में नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही होती है, हमने कुछ भी खाया बॉडी को या हमें समझ में नहीं आता है, हमारा उस कार्बोहाइड्रेट का लिया हुआ इंटेक ग्लूकोज जो है ब्लड में गया और इंसुलिन, वहां पर हमारा पैंक्रियाज जो है एक फैक्ट्री है जो इंसुलिन बनाती है, लेफ्ट साइड में रहती है, राइट में लीवर है। तो ये पैंक्रियाज हेल्दी तरीके से काम कर रही होती है, उस कंडीशन में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में गया, ब्लड में गया, उसको उठा करके वो सेल में डिपॉजिट कर देती है। इस बात को पकड़िएगा। अब सेल में डिपॉजिट करने के बाद अब समझिए कि हमने 50 ग्राम खाया, 100 ग्राम खाया, 150 ग्राम खाया, बॉडी को क्या करना है, आपके शरीर को क्या करना है, 140 पर ला करके रखना है। ये होम्योस्टेसिस की बात आती है। हमारी बॉडी जो होम्योस्टेसिस बताया हमने, आपने कितना भी पंच दिया उसको 140 पर ला करके रख दिया। अब 140 पर रख दिया तो वहां पर क्या हो रहा है कि उस इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है पैंक्रियाज को। अगर आप 50 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 50 ग्राम के लिए ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपने 100 खाया तो 100 के लिए इंसुलिन बनाना पड़ेगा कंपनी को,
बराबर है ना। और हमने 200 ग्राम का कर लिया, तो उस 200 ग्राम के लिए भी इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और उतना इंसुलिन हमारी बॉडी बना लेगी। अब ये प्रक्रिया 25 साल के बाद से लेके 40 साल तक रोज चलते रहती है। हम 2 रोटी खा रहे थे, 4 रोटी खा रहे थे, हम जब सफिशिएंट होने लगे, थोड़े से हम प्रॉस्पेरिटी में आने लगे, तो थोड़ा सा खाने के बाद भी कुछ मीठा हो जाए, हम इस ट्रेंड में आ गए। मतलब हमने तो खाया, उसके बाद भी कुछ मीठा खा लो। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है, खाने के बाद भी मीठा खा लो। ये आपको और बीमार कर रहा है। क्यों बीमार कर रहा है? वो ग्लूकोज का लेवल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अब हमने पैंक्रियाज को ओवरवर्क करने के लिए मजबूर कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पैंक्रियाज की जो कैपेसिटी है वो रोज मान लेते हैं कि 200 इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा था, उसको और ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि हम एक ही टाइम तो खाते नहीं है ना, दिन में 4 बार खाते हैं, तो हर बार उसको इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। अब ये 15 से 25 से लेके 40 सालों तक, 25 से 40 साल तक वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब यहाँ समझिए कि हम वहाँ पर पैंक्रियाज को ओवरलोड काम दे रहे हैं, लेकिन पैंक्रियाज समझ रहा है, वो मतलब अंदर तो परेशान है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है। हमें क्या हो रहा होता है उस कंडीशन में, जो सेल्स को जो एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी तो ले लेगा, ग्लूकोज सेल्स में गया एनर्जी देगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो खा करके बैठ गए, हम तो सो गए, हम तो एनर्जी वाला कोई काम कर नहीं रहे। तो एनर्जी कितना बर्न होगी? एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी गई हमारे शरीर में, वो एनर्जी सेल क्या करेगा, उसको फैट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये सबको मालूम है थोड़ी थोड़ी चीजें आज के डेट में। मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट गया, हम फैट तो नहीं खा रहे, अभी मैंने बोला ना कि फैट तो हम खा ही नहीं रहे, लेकिन मोटे होते जा रहे हैं। अब जब हमारा ये कार्बोहाइड्रेट जो एक्सेस क्वांटिटी में हमारे बॉडी में गया है, इसको हमारी बॉडी क्या बोलती है कि इसको स्टोर कर देती है। कुछ लोग तब बोलते हैं ये आदमी तो ज्यादा खा रहा है, इसका स्टोर नहीं हो रहा है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा अच्छा है, स्ट्रांग है, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ नेचर, तो कुछ दिन तक अच्छे से चलते रहता है। कुछ लोगों का कैसा है कि वो बहुत जल्दी उनको फैट डिपॉजिट होने लगता है, और जब फैट डिपॉजिट होने लगता है तो इसमें भी 2 बातें आती है। किसी किसी के बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं, किसी के बॉडी में एडिपोज टिश्यू कम होते हैं। एडिपोज टिश्यू ही फैट सेल्स होते हैं। तो यानी इसको इस तरह समझिए कि कोई बिल्डिंग है, उसमें पार्किंग एरिया है ही नहीं है, बाइक खड़ी करने के लिए भी रोड पे खड़ा करना पड़ता है, और कोई बिल्डिंग में इतना पार्किंग एरिया है कि आने दो 10, 20, 50, 100 गाड़ी, पता नहीं चलेगा। तो जिसके बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, वो कितना भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर ले रहा है, उसकी बॉडी डिपॉजिट कर दे रही है, उसके बॉडी में पार्किंग एरिया ज्यादा है, सब आ रहा है। उसका वेट 80 से 100 किलो हो गया, 120 किलो हो गया, 45 साल का हो गया, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर का गॉड, मतलब गिफ्ट बोल सकते हैं कि अभी तक पार्किंग एरिया उसकी एडजस्ट करते जा रही है, डिपॉजिट होते जा रहा है, कोई लक्षण उसको देखने को नहीं मिल रहा है। जिनकी पार्किंग एरिया कम है, वो 70 से 80 किलो पे वजन गया और 40 साल की उम्र गई, पता लग गया डायबिटीज हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट यही करना है, उनकी पार्किंग एरिया में थोड़ा सा कुछ कमी है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसको समझना है यहाँ पे कि ये चीज जो लोगों का सवाल आता है, अरे वो तो 120 किलो का है, उसको डायबिटीज नहीं हुई, और मैं 80 किलो का ही हुआ और आप बोल रहे हो वजन ज्यादा हो गया था, आपको डायबिटीज हो गई। तो क्यों हो रहा है? ये बॉडी का सबका अलग अलग, इंडिविजुअल लोगों का जो मतलब एडॉप्टेबिलिटी है बॉडी की, सब अलग अलग होती है। हर कोई एक ही घर में एक ही खाना बन रहा है रोज, लेकिन उसमें भी कोई मोटा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई जल्दी बीमार हो गया, कोई नहीं हो रहा है। तो सबके बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी अलग अलग है। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डीप में जब जाएंगे तो सबका खाने का हैबिट, बाहर का हैबिट, मतलब थॉट जो बोलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं चेंजेस मिलेगा, वो भी वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। कोई कम खा रहा है लेकिन वो टेंशन ज्यादा ले रहा है, वो भी उसके बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। कोई ज्यादा खा रहा है उसी घर में, वो मस्त मौला है, उसको कुछ फर्क नहीं है, वो हेल्दी है, ऐसा भी देखने को मिलता है। मैं कुछ उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फैक्टर हर किसी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं बॉडी पे, उनका इम्पैक्ट अलग अलग देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इंसुलिन, जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया, ग्लूकोज ब्लड में गया, इंसुलिन उधर से आया, उस शुगर को, ग्लूकोज को डिपॉजिट कर दिया फैट के रूप में, जिसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड या फैट की बात करते हैं। अब जो भी लोग मोटे हैं, मैं समझ रहा हूँ आज 40-45 साल की उम्र हो चुकी है, अगर कुछ भी नहीं है, आज वो कंप्लीट हेल्दी है,
उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा दो, आपको लिपिड प्रोफाइल हाई मिलेगा। लेकिन आज की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको पड़ी नहीं है, हम टेस्ट नहीं करवाते, हम कभी हेल्थ कॉन्शियस होते ही नहीं है। हमें क्या पड़ी है टेस्ट करके देखने की कि मेरा लिपिड प्रोफाइल कितना चल रहा है। इसके बाद हमको जब थोड़ा सा बीपी की बात आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, डॉक्टर के पास गए, अच्छा बीपी बढ़ गया तो अभी की बात है 25 mg की गोली ले लो, खाते रहो, 6 महीने के बाद भले 50 mg चालू हो जाता है। लेकिन उस समय ये मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर आपको ये नहीं बताते हैं कि आप अगर लाइफ स्टाइल थोड़े से चेंजेस कर लो, खाने में चेंजेस कर लो, तो आज का बढ़ा हुआ बीपी कल कंट्रोल हो सकता है। आपको लाइफ टाइम गोली पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनको ना पड़ी है ना, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है। मैं ऐसा नहीं है मैं उनके विरोध में बात कर रहा हूँ। और आज के डेट में नेचर के हिसाब से लोगों को लॉकडाउन के बाद से मैंने देखा कि जो लोग देखने में हेल्दी हैं उसके बावजूद भी उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने ये उसके बाद से दिमाग में लिया कि मैं ऑनलाइन या जहाँ भी जब भी लोगों को मौका मिलेगा मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करूँगा कि आप खाने को चेंज करके बहुत सारी बीमारियों को अपने आप में होने से बचा सकते हैं और हुई बीमारियों को भी आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं खाने की बात को और खाने पर विशेष जोर देता हूँ, क्योंकि आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ये गया हुआ फ्यूल यही आपका उसका जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है, तो जिसको समझने की जरूरत है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब हम डायबिटीज की तरफ कैसे बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है ओवरवेट होने लगा, एक कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा है, अब लोग बोलते हैं अरे मुझे शक्कर वाली चाय नहीं पीना, मतलब नहीं, मतलब ऐसा किसी को बोला भाई चाय में शक्कर मत डाला करो इतना ज्यादा, या मीठी चीजें मत ज्यादा खाया करो, तो बोलता है मुझे डायबिटीज थोड़ी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज या शुगर डायबिटीज वालों के लिए ही परहेज रखने की जरूरत है। हर ओबेज लोगों को, हर वजन से ज़्यादा, जिनका भी वजन ज़्यादा हो रहा है, उनको कुछ न कुछ जगहों पे शुगर को कंट्रोल जहाँ पर कर सकते हैं वो अभी से कंट्रोल करना चाहिए। इतना भी अगर आप लोगों ने करना आगे से चालू किया तो मैं समझूंगा कि आज का मेरा बताया हुआ आप लोगों के लिए तो मेरा कुछ सार्थक हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डैमेजिंग इफेक्ट करता है। मैंने पहले ही बताया कि महाभारत के जैसा हमारा ग्रंथ जैसा है, पूरे टॉपिक को एक दिन में 1 घंटे में नहीं कवर किया जा सकता है, इसलिए मोटा मोटी कुछ थोड़ा सा आपको देने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा चैप्टर है इसमें, मतलब चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करना और आपको क्यों फॉलो करना है, ये सब बारे में भी हम अलग अलग लोगों को 8 से 10 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करते हैं। जो हमें पूरा ज्वाइन करते हैं लोग, उनको बोलता हूँ भाई एक टॉपिक पे आप 10 लेक्चर्स अटेंड करो मेरा 1 घंटे का, भले वो जूम में करते हैं, घर बैठे करते हैं, या जब कोई लोगों का इसे मैडम ने इस तरह से प्रोग्राम अरेंज किया है, उनके माध्यम से भी कभी 15 दिन पे 20 दिन पे भाई हमने 10 लोगों का एक बैच बना लिया है, 10 लोगों को आओ एक टॉपिक पे एजुकेट करो, तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस अपने बॉडी में लाने लगेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से आगे बच सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव है मतलब लोगों को बताने का। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जब सेल क्या है, ब्लड आपके पूरे शरीर में घूम रहा है। अब समझ लीजिए कि एक कमरा है, ये जो जिस कमरे में हम बैठे हैं, एक सेल है, कोशिका है। उस कोशिका को ब्लड किनारे से आ रहा है, ब्लड की आर्टरी वेन्स जो मतलब घूम रही है, सप्लाई दे रही है, वो आ रही है, ब्लड वहां से घूमते हुए ग्लूकोज को उस सेल्स में डाल रहा है। वो दरवाजा है, मतलब एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक सेल है, उसका एक दरवाजा है, उस सेल के अंदर उस दरवाजे से ग्लूकोज को अंदर आना है। उस दरवाजे से ग्लूकोज तभी आएगा जब इंसुलिन आकर के वो चाबी खोलेगा, चाबी लगाएगा दरवाजे पे। इंसुलिन का काम इतना खाली रिलेट कीजिए। इंसुलिन हमारे बॉडी में बन रहा है, इंसुलिन उधर से आता है, दरवाजे पे चाबी खोलता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में इंटर कर देता है। अब एक लिमिटेड कैपेसिटी है सेल की भी, जब ज्यादा क्वांटिटी में अब आ रहा है ग्लूकोज तो सेल प्रतिरोध दिखाता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मतलब जिससे हम एक वापस बताएंगे कि हम मियाँ बीबी का झगड़ा बोलते हैं। इंसुलिन और सेल ये दोनों का झगड़ा अंदर चल रहा होता है कि भाई मुझे अब ग्लूकोज नहीं चाहिए, इधर तो भरा पड़ा है, कहाँ से तुम धक्का देके फिर से भेज रहे हो। अब यहाँ पर रिलेट करना है कि जब ग्लूकोज सेल को नहीं चाहिए, मतलब सब पार्किंग एरिया तो फुल हो चुकी है, शुरुआत में पार्किंग होते रहती है, समझिए, पार्किंग भी फुल हो गई, वजन भी काफी हो गया। अब क्या करे सेल, हम तो रोज वही खा रहे हैं, आज बैठ गए तो और दबा के खा लिए, कहीं पार्टी हो गई तो और दबा के खा लिए, ये चलते रहता है। अब हो क्या रहा है कि सेल प्रतिरोध दिखा रहा है और इंसुलिन वहां पर उसको ग्लूकोज को डालने की कोशिश कर रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ पकड़ने की जरूरत है, तब तक हम नॉर्मल थे, ये नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी। अगर हमने 10 ग्राम खाया, 50 ग्राम खाया, 20 इंसुलिन बना, 40 इंसुलिन बना, ग्लूकोज को डाल दिया।
सेल जब प्रतिरोध दिखाने लगा, वहीं पर फर्क, यहीं पे तब तकलीफ की बात चालू होती है। अब क्या होता है कि सेल जब प्रतिरोध दिखाता है तो मौजूद 10 इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल में नहीं डाल पाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में जब नॉर्मल प्रक्रिया, अब धीरे धीरे खटपट बढ़ रही है, 40-45 साल निकल गया, अब वो मैंने बता दिया, किसी को थोड़ा सा जल्दी, किसी को थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा 15-20 मिनट और ये टॉपिक चलेगा, जो मेन पॉइंट यही समझने के लिए। तो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज, अब सेल बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, इंसुलिन 10 जो पहले नॉर्मल तरीके से डाल दे रहा था, अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन जा रहा है, ये थोड़ा सा सेलुलर लेवल पे और मतलब ब्रेन के लेवल तक काम चलता है, जिसे हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए पहले हम उस वर्ड को नहीं यूज कर रहे कि सेल क्या बोलता है, अपना दरवाजा जोर से बंद करता है, मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, इधर भूल पड़ा हुआ है, अब इधर हमने तो खा लिया है, अब इधर ब्रेन को सिग्नल जाता है भाई इधर तो शुगर ज्यादा है, जल्दी ठिकाने लगाओ। तो जो इंसुलिन 10 जो है ग्लूकोज को डाल दे रहा था, पैंक्रियाज को वापस प्रेशर जाता है कि भाई तुम ज्यादा इंसुलिन बनाओ, भाई ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, तो 10 की जगह 20 पुलिस जाएगी, डंडा मार के भगाएगी, अब 20 गई और भगा दिया। कुछ दिन में देखने को ऐसा मिला कि यहाँ तो पार्किंग एरिया फुल है, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कोई मेहनत कर रहे हैं और दबा के खाते चले जा रहे हैं, तो पार्किंग फुल है, वजन कभी कम नहीं हो रहा है। अब 20 इंसुलिन उस ग्लूकोज को डाल दे पा रहा था, अब पता लग रहा है कि उतने ही ग्लूकोज को डालने के लिए 30 इंसुलिन चाहिए। मतलब वो 20 जो ट्रैफिक में जो लोग रोज की आदत हो गई, रोज धक्कम धुक्की में जा रहे हैं, उनको आदत पड़ गई, उनको पुलिस के 4 डंडे का फर्क नहीं है। जब देखते हैं कि नहीं अभी और फौज आ गई है, तब वो डरते हैं, तब भागते हैं। तो यहाँ पे इसको रिलेट करने की, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा डीप में इसको समझिएगा, बट थोड़ा समझाने का तरीका हमारा ये है कि आप पूरी बात को पकड़ लें। तो जब साइंस, अब ग्लूकोज इंटेक हुआ हमारे बॉडी में, उधर इंसुलिन ज्यादा बना, अब समझिए, अब हमने इंसुलिन जो ज्यादा रोज प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रक्रिया भी कई साल चलती रहती है, और उस समय उस ओबेज पेशेंट को बोल सकते हैं, जिसको हम मतलब वजन ज्यादा है या ओवरवेट के कंडीशन में जो कुछ भी लोग चल रहे होते हैं, उस समय अगर इंसुलिन टेस्ट किया जाए तो उनके बॉडी में फास्टिंग इंसुलिन चेक किया जाए, वो बढ़ा हुआ लेवल मिलेगा, और जिस किसी को चेक करके देखेगा। आज के डायबिटीज के पेशेंट को भी कभी इंसुलिन चेक ही नहीं होता है, आपका चेक होता है केवल ब्लड शुगर। ब्लड शुगर टेस्ट कर लेने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है, बढ़ गया घट गया, लेकिन कारण कहाँ है उसका चेक तो कभी होता ही नहीं है। आज जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग कर लो, पीपी कर लो, HbA1c कर लो, बस दैट्स ऑल। उसके बाद गोली खाओ, 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, 3 गोली नहीं, बढ़ाते जाते हैं। तो ये सिस्टम है हमारे बॉडी का। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देखें 2 वर्ड, यहाँ पे 2-3 नया वर्ड लेकर जाएंगे आप, हाइपर इंसुलिनीमिया। अब यहाँ ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ आपके बॉडी में रहने लगता है, और हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। हाइपर इंसुलिनीमिया हमारे बॉडी में बढ़ गई। अब हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में हम रोज चल रहे होते हैं, तो हाइपर इंसुलिनीमिया की जब बात करेंगे तो इंसुलिन एक मेटाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन है, एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, मतलब ये बॉडी में ग्रोथ करेगा, ये हमेशा ग्रोथ करेगा। तो उस कंडीशन में आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, ये बॉडी को फैट बर्निंग मोड में आने नहीं देता है, ये फैट स्टोरेज मोड में रखता है। इसलिए भी वो किया हुआ एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लेने के बाद भी फैट बर्निंग मोड में हम आते नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 किलो वजन कम कर लेते हैं, लेकिन फैट बर्न नहीं हो पाती है। उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट का जब हम इंटेक कम करेंगे, तो ग्लूकोज का लेवल जब कम जाएगा बॉडी में, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जब कम होगा, इंसुलिन का लेवल जब कम आएगा, तब जा करके आपका किया हुआ एक्सरसाइज और वेट लॉस का मैनेजमेंट भी आपको काम आएगा। नहीं तो वेट लॉस मैनेजमेंट किसी का भी लगभग फेल होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम है खाने पीने का। अब बात आती है कि जो हमने अभी बताया कि हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन, तो यहाँ पे एक थोड़ा समझिए वापस इस बात को कि बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ, सेल पे प्रतिरोध चल रहा है, कुछ दिनों के बाद हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक लेवल ऐसी आती है कि वो बढ़ा हुआ इंसुलिन भी उस ग्लूकोज को सेल में नहीं डाल पाता है, और तब क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहने लगता है, और फिर हम टेस्ट करते हैं तो डायबिटीज का भी ठप्पा लग जाता है। उसके पहले अब जब हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन होते रहती है, हम डायबिटीज के लेवल तक नहीं गए हैं, अब आप गूगल में जाएंगे, हाइपर इंसुलिनीमिया नाम का वर्ड डालेंगे,
हाइपर इंसुलिनिया वर्सेस ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओएस, ये इंडोथेलियल डिस्फंक्शन आ गया, हार्ट से रिलेटेड बीमारी, मतलब अंदर सेलुलर लेवल पे किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब हमारे बॉडी में जब हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन रहेगी, और वो एक अलग बात है कि हमारी बॉडी एडजस्ट कर पा रही है, ग्लूकोज का लेवल फिर भी नहीं ज़्यादा बढ़ पा रहा है, तो ऐसे लोगों में देखने को ये मिलता है कि किसी को अटैक पहले आ गया, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले हो गई, थायराइड पहले हो गया, लेडीज लोगों में पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। डायबिटीज बाद में आता है, और किसी किसी को पहले डायबिटीज हो गया, लेकिन सबका जड़ एक ही है, कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन। ये बातें आप लोगों को आई समझ में थोड़ी सी? तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है खाने का, इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हम जाएंगे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट पे, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? हम गोली खाते हैं। जब डायबिटीज की पहली बात करते हैं, डायबिटीज के मरीज को गोली दी जाती है, और वो गोली क्या करती है? आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी है कि जो इंसुलिन बनाए, मालूम है आपको? गोली जब इंसुलिन बनाती नहीं है और सब काम इंसुलिन का है, तो हमें गोली खिलाया जाता है, और गोली खिला करके क्या करते हैं, वो गोली जाती है और उस पैंक्रियाज को और चाबुक लगाती है। भाई तू 10-20 जो बना रहा था ना, और बना, और ग्लूकोज को डाल दे। गोली को इतने खाली, गोली का यही काम है। जब हम ब्लड शुगर की गोली लेते हैं, ये गोली जाती है, पैंक्रियाज को डंडा मारती है, भाई उसकी कैपेसिटी को और बनाती भी नहीं है, उसको सिक्रीशन को खाली बढ़ा देती है। वो इसको क्या, दिन भर पैंक्रियाज काम पे, हम सो गए रहते, 24 घंटा पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, उसके बीटा सेल 24 घंटा काम पे लगे हुए हैं, और उसके पास ग्लैंड से वहाँ स्टोर करती है। हम जब खाना खाते हैं, उस समय स्टोर की हुई इंसुलिन तुरंत रिलीज हो जाती है, ग्लूकोज को सेल्स तक डाल देती है। तो मतलब ये जो गोली जाती है, ये केवल रिलीज का काम करती है, बनाती नहीं है। अब रिलीज कर दिया उधर से डंडा मार के, अब पैंक्रियाज को फिर काम पे लग जाना पड़ा। मतलब हम पैंक्रियाज को अभी भी ओवरवर्क करा रहे हैं गोली खिला करके। तो यानी हम तो पहले से ओवरवर्क में, पैंक्रियाज आज इतना इस पोजीशन पे आ चुका है। वहाँ पर भी समझने की जरूरत है कि पैंक्रियाज जब ओवरवर्क कर रहा होता है, उसके मान लीजिए कि 2 लाख बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे थे, और रोज 2 सेल मर रहे हैं, 2 सेल रोज मुरझा जा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। और ओवरवर्क की वजह से जब वो 2 सेल रोज मर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होगा, इंसुलिन बनाने की भी कैपेसिटी कम होगी, और यहाँ ग्लूकोज का इंटेक वैसे ही है। अब गोली खा रहे हैं, गोली जाके और चाबुक मार रही है, तो 10 और बीटा सेल रोज मर रहे हैं, और इस तरह से 2-4 साल हम गोली खाते हुए, अब ये गोली काम नहीं कर रही है, गोली की और पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर 1 गोली से 2 गोली, 2 गोली से 3 गोली। तो ये सिस्टम है मेडिसिन का काम करने का। और 10-15 साल और निकल जाते हैं, उसके बाद आपको प्रिपेयर किया जाता है कि भाई इतना दिन हमने संभाला, अब तो आपको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जबकि देखा जाए उनका वजन वैसे ही बढ़ा है, और भी तकलीफें हैं, और हर डायबिटिक वालों को बताया जाता है कल ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक की बीमारी आएगी, ये सब आएगा, ये सबको पहले से बताना चालू हो जाता है। जबकि अगर आप उसी समय वो खाने पे थोड़ा भी ध्यान दे दें, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें देखिए, बीमार होने में भी हमें 10 साल लगे हैं, बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस करने में, डिसबैलेंस करने में काफ़ी साल लगे हैं। हम ठीक करने की जब बात आती है, तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें तुरंत डब्बाबंद चाहिए, 2 मिनट वाला मैगी चाहिए, 2 रुपये मतलब 2 सेकंड वाली गोली चाहिए। तो इससे डाइट में ये चीज़ नहीं मिलेगी। जब आप डाइट से सुधार करने जाओगे, तो थोड़े से लंबे पीरियड तक आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। पेशेंस रख करके, मतलब धैर्य रख करके उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं आपको पेशेंस रखते हुए सिस्टम को फॉलो करेंगे, और सिस्टम को फॉलो तब करेंगे कि ग्लूकोज का इंटेक क्यों कम करना है, जितना मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। नॉलेज जब आपके पास रहेगा, आप 10-5 लेक्चर्स में आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आपको मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, 70 साल का डॉक्टर भी बोलता है बीमार होने के बाद आखिर खाऊं क्या, क्योंकि उसको उस सिस्टम से नहीं बताया जाता है। उनको ही पता है सेल के बारे में, फूड के बारे में, लेकिन उसको रिलेट करके इस सिस्टम से नहीं बताया जाता है। और जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी मुश्किल से 25-30 सालों में इस पे जो डीप स्टडी हुई है, लोग बाहर निकाल के लाए हैं साइंटिस्ट लेवल तक। मेरा कुछ इस पर केवल स्टडी किया हुआ है, मेरा रिसर्च नहीं है, रिसर्च साइंटिस्ट लोगों ने किया है, जो 90 के बाद का ये सब रिसर्च आया है,
और ये भी 2010 के बाद इस तरह से ज़्यादा काम पे लोग इस पे आ गए हैं, इसलिए अभी जगह जगह देखने को मिलता है। डायबिटीज़ रिवर्सल की बात बहुत सारे लोग करते हैं, डायबिटीज़ को खाने पीने से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए लाइफस्टाइल की बात आती है। तो इसमें कई फैक्टर्स हमारे बॉडी में काम करते हैं जो बीमारी की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो एक तो हो गया गोली का ये फंडा कि गोली आपको ठीक नहीं कर रही है। अब वहीं पर ग्लूकोज का लेवल अगर हमने कम कर लिया तो कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लूकोज कम कर लेने से हमने अगर प्रोटीन को खाने में बढ़ा दिया, फैट को खाने में बढ़ा दिया, तो ये भी तो हमें एनर्जी दे रहा है। प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, फैट भी हमें 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है। अब थोड़ा सा हमने बीच में वहाँ से छोड़ा था वो बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट स्मॉलेस्ट यूनिट में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक उसी तरह से प्रोटीन भी जब हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स की रिक्वायर्ड होती है। जिन लोगों को थोड़ा सा होगा आइडिया, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड, जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब कि हमें नहीं बाहर से खाते हुए भी हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो प्रोटीन जब हम खाएंगे तो वो लास्ट यूनिट में टूटेगा, वो स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। वो डायरेक्ट प्रोटीन हमारे बॉडी में यहाँ जाके नहीं चिपकेगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अमाइनो एसिड से वो ब्लड में जाएगा और वो ब्लड से फिर वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स अलग अलग टाइप्स के जहाँ पे बॉडी को रिक्वायर्ड होगी उस अलग अलग तरीके से वो बिल्डिंग में फॉर्मेशन में यूज होगा, जिस मसल्स को जहाँ पे जिस तरह के अमाइनो एसिड्स की जरूरत होगी। और जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है, मतलब ये समझिए कि प्रोटीन भी 20 तरीके के हमारे बॉडी को जरूरत है। आँख के लिए कुछ अलग है तो दूसरे मसल्स के लिए अलग है, ब्रेन के लिए अलग है। ठीक उसी तरह से फैट भी जब हम खाएंगे तो फैट हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट में जाएगा, तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे सेलुलर लेवल पे उसको जिस तरह से जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वो रिपेयरिंग में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उस रूप में जाएगा, वो डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं होता है। फैट हमारा कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में अधिक से अधिक फैट और प्रोटीन की जरूरत है। इस बात को आप लोग खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके बॉडी में ग्लूकोज का 1 ग्राम पार्ट भी नहीं बना हुआ है, केवल वो सर्कुलेशन में है, इसके बाद नहीं। और उसको ज़्यादा होने के बाद बॉडी फैट के रूप में उसे डिपॉजिट कर रही है और वही फैट हमारे लिए नुकसान कर रहा है। हमारी बॉडी में जो लीवर है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बना रही है, हमारा लीवर बना रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, साइंस में आप समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह ये सब कुछ खुला है, आज गूगल पूरी ओपन किताब है, बट हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं ये भी बोलूँगा कि मुझे ब्लाइंडली आपको फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखने की कोशिश करेंगे तब आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ के चल पाएंगे। हमारा बाबा जी वाला सिस्टम नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ये किया तो ये हो गया, ठीक हो गया, आपको भी होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बॉडी का परसेप्शन लेवल हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाता है, किसी का कम होता है, स्लो होता है, लंबा टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपन गोली की जो बात कर रहे थे, तो एक गोली काम करती है पैंक्रियाज को डंडा मारती है। 3 टाइप की मेन मेडिसिन होती है डायबिटीज में। एक गोली क्या करती है, खाओ और ये पेट में जा करके उस पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको काम करने को मना कर देती है। सिंपल भाई, जो ग्लूकोज आएगा ना उसको एब्जॉर्ब मत करना, उसको खाने दो, उसको मजा लेने दो, लेकिन जो ग्लूकोज आएगा ना उसमें से 50% ही एब्जॉर्ब करना। अब 50% एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो बाहर चला गया तो शुगर लेवल नहीं बढ़ा। एक फंडा दवा का देखिए। अब आप रोज जब पैंक्रियाज को, डाइजेस्टिव सिस्टम को गोली से डिस्टर्ब कर रहे हो, डायबिटीज वाले जब मरीज ज़्यादा गोलियां चालू हो जाती है, पाचन अच्छा नहीं होता है, गैस बनता है, ये है वो है, ये सब उनके सिस्टम को उल्टा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तीसरा सिस्टम क्या है, ये सब जब धीरे धीरे फेल होने लगता है, अब ये भी कुछ दिन के बाद बॉडी बोलती है अब नहीं, अब तेरा फर्क तो 500 की जगह 1000 mg, फिर mg बढ़ गई। तो इस तरह से जबरदस्ती काम करा जाता है और इसमें भी सालों साल निकल जाते हैं। दूसरी बात, अब ये दोनों गोलियां जब उधर पैंक्रियाज भी नहीं सुन रहा है, अभी स्टमक में भी असर नहीं हो रहा है, तीसरा फंक्शन तब जाता है किडनी पे। किडनी को भी जबरदस्ती काम कराने की दवाइयाँ बन गई हैं। किडनी को ऐसी गोली दी जाती है कि भाई जो ये ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है ना, किडनी को बोल दो दरवाजा अपना खोल देगा। अब वो दरवाजा खोल देता है, जो कुछ ग्लूकोज है वो बाहर जाने दे। मतलब किडनी को जबरदस्ती काम करा के इधर की खाई हुई ग्लूकोज जबरदस्ती बाहर निकालते हैं, तो शुगर लेवल कम हो। अब समझिए कि दवाइयाँ कर क्या रही हैं।
इसीलिए हम लोगों को बोलने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि दवाइयों पे इतना डिपेंड मत होइए। आप खाने पीने के सिस्टम को चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। आप लंबी दूरी तक अपनी बॉडी को, मतलब आपकी जो बॉडी है ना, लंबे समय तक चल पाएगी। अदरवाइज आपको जैसे एक पेड़ में बोलते हैं हम लोग, दीमक लग जाता है, तो दीमक लगते रहेगा और जिस दिन तेज हवा का झोंका आया, काम खत्म। तो आपको ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हमें क्या करना है। हमें इस सिस्टम पे जाना है, हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट के मरीज हो, सबको डाइट पे कंट्रोल किया जा सकता है। आज जो कुछ भी कंडीशन में आप आ चुके हैं उससे बाहर निकाला जा सकता है, या आगे और जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसको रोका जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर आपने अभी तक कितना डैमेज कर चुका है। आपका पैंक्रियाज अगर 50% बचा हुआ है तो मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम आपको इंसुलिन पे नहीं जाना पड़ेगा, बचाया जा सकता है। लेकिन आपने अगर 75 डैमेज कर चुका है तो फिर चांसेस बहुत कम है। मतलब फिर भी आप अगर अच्छे मोटिवेटेड हो तो आप मैनेज कर पाओगे। गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन पे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लोग अभी जल्दी मालूम पड़ा, आज डायबिटीज हो गई, अर्ली डायग्नोस केस है, जल्दी में मालूम पड़ा ब्लड प्रेशर है, या जो लोग ओबेसिटी वजन को कम करना चाहते हैं, क्योंकि वजन आज नहीं कम करेंगे तो आप मेटाबॉलिक ट्रैप में हो, आप जाल में आ चुके हो, ये 100% क्लियर है। वो अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आता है, हमें तो समझ में तब आता है जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता है। और यहाँ तक कि मैं तो ये देखता हूँ, मुझे बोलने में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोल डालता हूँ। कोरोना जैसे सीजन में, समय में लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे भी देखने को मिले कि जिनको मरने के बाद भी यकीन नहीं हुआ, तो भगवान का था, भगवान की यही मर्जी थी। हम क्या कर रहे हैं उस पर हम यकीन नहीं करते। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, हम उस पर नहीं ध्यान देते, हम हर चीज़ों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो ये हमारी शरीर, हमारी बॉडी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसमें कितना प्रीमियम फ्यूल डालें। आप देखते होंगे, आपने कभी देखा होगा, अगर शायद ऐसे आपके आस पड़ोस या गाँव साइड में आप देखेंगे, लोग बोलते भी हैं, अरे वो गांव में तो पहले तो हमारे दादा के टाइम से भी तो यही खाते आ रहे हैं, वो बीमार क्यों नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको फॉल्ट दूंगा। पहले के लोगों को आप देखेंगे, वो लोग 2 टाइम खाते थे, सुबह खा लिया, कम खाया, ज़्यादा खाया, फिर रात को। उनके पंक्चुअलिटी थी, तो कभी भी कुछ भी, गाय बकरी, ये बकरी के जैसा हम कुछ भी गए, इधर भी गए, ये देख लिया, वो देख लिया, खा लिया। ये खाने के पीछे बहुत चीज़ें हैं, बट वो 2 टाइम जो लोग खाते थे और 60 साल 70 साल तक भी कुछ भी नहीं होता था। और आज भी मैं चैलेंज के साथ में बोलूँगा कि आप ढूंढ लीजिए किसी भी जगहों पर, चाहे वो शहर में रह रहा हो आदमी और चाहे वो गांव में रह रहा हो, वो केवल 2 टाइम का खाना खाने वाला आदमी, वो दिन में चाय भी नहीं पीता है पानी छोड़ करके, वो आदमी आपको अगर 60 साल का भी हो गया है, आज भी वो हेल्दी मिलेगा। आप खोज करके देखिए, जो केवल और केवल 2 टाइम खाता है। तो कहने का मतलब खाना हमारे लिए किस तरह से हमारे बॉडी पे कितना इम्पैक्ट करता है, यही हमारी बीमारियों का कारण है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसको अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। और अगर हेल्दी भी हैं तो कल बीमार नहीं हो, इसलिए भी हमें सीखना है। और हम सीखेंगे, हम अपने फैमिली में भी उसको यूज कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास डाइट प्लान लेने जाते हैं, मैं भी डाइट देता हूँ, ऐसा नहीं है, बट वो डाइट इस तरह की होनी चाहिए, वो डाइट खुद सीख लो आप। जिंदगी भर आपको जब कहाँ किस चीज़ का चेंजेस करना है, कहाँ आज पार्टी में चले गए, पिज्जा बर्गर भी खाना है ना, मिल गया खाने को तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे का स्टेप क्या लेना है वो हमें समझ में आना चाहिए। वो समझ लेंगे तो आप इंजॉयमेंट के साथ में पूरी लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज गोली भी खाओगे, उसके बाद भी डर डर के रहोगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। तो जो जितना डेप्थ में गया है बीमारियों के, उतना समय लगेगा उसको सुधारने में, और कम मतलब बीमारी का असर हुआ है तो कम जल्दी सुधारा जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं मेरा मोटा मोटी। तो मैंने फूड्स को कल रिलेट किया आपके बॉडी से, मेडिसिन से। कितना बजा मैडम?